दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानो आप अंदर से मर चुके हो। हाँ, आपने सही सुना, आप अंदर से मर चुके हो। कहानी की शुरुआत में हम मुनव्वरपुर के एक चाइल्ड सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की बहुत तकलीफ में होती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर रो रही होती है। और उसी के पास में एक आदमी खड़ा होता है और उसे ऐसी हालत में देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल ये आदमी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और जब वो उसके कंट्रोल में नहीं आती तो वो गुस्से में आकर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालता है और उसे तकलीफ में देखकर मजे लेने लगता है। तभी उसके पास सोनू नाम एक आदमी आता है और उस लड़की के साथ ऐसा करने के लिए उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। इसलिए नहीं कि वो कमबख्त आदमी उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा करा है, बल्कि इसलिए उसे लगता है उसने करोड़ों रुपए का उसका नुकसान किया है। और यहाँ पर वो लड़की दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही होती है, तो वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मार देते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए शमशान घाट ले जाते हैं। मगर वहाँ का आदमी ऐसा करने के लिए उन्हें मना करता है, जो देखकर सोनू उसे धमकाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता ना हम कौन है, हम बंसी साहू के आदमी हैं। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो इसी शमशान घाट में हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जला देंगे। जो सुनकर वो भला आदमी बहुत डर जाता है और उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देता है। और अब दूसरी तरफ हम पटना में एक वैशाली को देखते हैं, जो एक जर्नलिस्ट होती है। वैशाली में बहुत काबिलियत होती है, इतनी कि वो बड़े बड़े न्यूज चैनल में काम कर सके। लेकिन उसे पता होता है वो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले पैसे वालों के और पॉलिटिशियन के तलवे चाटते हैं और उन्हें खुश करने के लिए गलत खबरें देते हैं और पूरे 24 घंटे फालतू और मसलदार खबरें चलाते हैं, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होता लेकिन उन्हें बहुत फायदा होता है। तो वैशाली उस जॉब को ठोकर मारकर अपना एक न्यूज चैनल खोलती है, जिसका नाम वो कोशिश रखती है। और वो इसके ऊपर कैमरामैन भास्कर के साथ मिलकर सच्ची न्यूज देती है और देश के लोगों को जगाने का काम करती है। लेकिन इसके न्यूज चैनल को ज्यादा कोई नहीं देखता, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है झूठी और मसालेदार खबरें देखने की, जो दूसरे चैनल पर दिखाते हैं, जिनका नाम यहाँ पर मैं नहीं लूंगा क्योंकि आजकल कॉपीराइट और केस के बहुत चर्चे चल रहे हैं। तो मैं इन सब से दूर ही रहूंगा, आप सबकी तरह ही। ये बात जाने तक कहानी पर आते हैं। वैशाली शादीशुदा होती है और उसके हस्बैंड अरविंद उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके ये पैशन पर उसका बहुत साथ भी देते हैं और वो दोनों हंसी खुशी से और मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जल्दी उनका वक्त बदलने वाला था। एक रात गुप्ता नामी एक बंदा वैशाली को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है और उसे एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट देता है और उसे कहता है, पिछले साल सारे राज्य के चाइल्ड सेंटर में सर्वे हुआ था और पता चला है मुनव्वरपुर के चाइल्ड सेंटर में लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है, मतलब बहुत बुरा। और कई लड़कियां अचानक से गायब हो गई है और क्या पता उन्हें मार भी दिया होगा। और इस रिपोर्ट को भी आए हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन ना ही सरकार और ना ही पुलिस इस पर एक्शन ले रही है। लेकिन तुम इस रिपोर्ट को अपने चैनल पर दिखाकर लोगों के सामने सारी सच्चाई ले आओ। जो सुनकर वैशाली मान जाती है, लेकिन गुप्ता जी इसके उसे 50,000 रुपए मांगते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। लेकिन वैशाली के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो उनसे कहती है वो बाद में दे देगी। जो सुनकर गुप्ता जी मान जाते हैं और अगले दिन वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ मुनव्वरपुर जाती है ग्राउंड लेवल इंक्वायरी करने के लिए और उस चाइल्ड सेंटर की फोटो लेने लगती है। तभी यहाँ पर सोनू आता है और उसे फोटो लेने से रोकता है और उससे कहता है, ये प्राइवेट जगह है, तुम यहाँ की फोटो नहीं ले सकती और नहीं आ सकती है, तुम यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर वो दोनों चुपचाप यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं सोनू उसे बहुत गंदी नजर से देख रहा होता है, जो देखकर वैशाली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है। और यहाँ से वो दोनों अरविंद के जीजा के घर जाते हैं, जो मुनव्वरपुर में रहते हैं। और यहाँ पर उनके जीजा उनके न्यूज चैनल को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो वैशाली से कहते हैं, ये सब छोड़ दो और अपना घर आगे बढ़ाओ। जो सुनकर वो कहती है, एक बार मैं इसमें अपना करियर बना लूं, फिर बच्चा भी कर लूंगी। और यहाँ से वो दोनों सीधे CWC ऑफिस जाते हैं, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और वहाँ के ऑफिसर मिथिलेश को वो रिपोर्ट दिखाते हैं और वैशाली उसे उस चाइल्ड सेंटर पर एक्शन लेने को कहती है। जो सुनकर वो कहता है, मैडम हर चीज का एक सिस्टम होता है और क्या पता ये रिपोर्ट भी झूठी हो और हम ऐसे ही किसी पर एक्शन नहीं ले सकते, मगर जैसे ही हमारे पास सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट आएगी हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। ये बात वैशाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अरविंद को बंसी साहू का कॉल आता है और वो उसे धमकी देता है, अगर वैशाली उनके चाइल्ड सेंटर के खिलाफ कुछ भी करेगी तो उन दोनों को मार देगा। जो सुनकर वो डर जाता है और जैसे ही वैशाली घर पर आती है तो उसे बंसी साहू की धमकी के बारे में बताता है और उसे कहता है, जीजा ने मुझे बताया है वो बंसी साहू एक नंबर का गुंडा है और वो कुछ भी कर सकता है। वैशाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जो भी करती हो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हम आम इंसान हैं, किसी गुंडे से दुश्मनी नहीं ले सकते। जो सुनकर वैशाली भड़क जाती है और उसे कहती है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। जो सुनकर वो भी गुस्सा जाता है और उसे कार की किस ले लेता है ताकि वो आइंदा से मुनव्वरपुर ना जा सके।
और अगले दिन फिर से गुप्ता जी इनसे मिलने आते हैं और इन्हें बताते हैं बंसी साहू एक नंबर का गुंडा है और उसके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शन भी है और हो सकता है इन सब कामों में वो भी उसका साथ देते हो। अगर ये खबर बाहर आती है तो सबका पर्दा फाश हो जाएगा। जो सुनकर भास्कर जी कहते हैं ये बात तो सही है, लेकिन इससे हम बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी ले लेंगे। जो सुनकर गुप्ता जी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उनसे कहते हैं अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बंद कर दो अपना न्यूज चैनल और जाकर एक किराना दुकान खोल लो और आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। जो सुनकर भास्कर जी को भी गुस्सा आता है तो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वैशाली उन्हें शांत करती है और वो तय करती है वो इन लोगों का पर्दा फाश कर देगी। और वो अगले दिन डायरेक्ट बंसी साहू से मिलने के लिए उसके खिलाफ एक एपिसोड करती है, जो बंसी साहू देख लेता है और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है और उसे कहता है मिथिलेश ने मुझे बताया आप क्या कर रही हो। इसका मतलब CWC का ऑफिसर मिथिलेश भी इनसे मिला हुआ है। यहाँ पर बंसी साहू बातों को गोल गोल घुमाकर वैशाली को धमकी देता है अगर वो उसके और उसके चैल सेंटर के पीछे पड़ेगी तो अच्छा नहीं होगा। मतलब वो डायरेक्ट उसे मारने की धमकी देता है और इसके बाद यहाँ से उन्हें भेज देता है। और वैशाली जब वहाँ से अपने घर आती है तो फिर से अरविंद उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है हमें तुम्हारा काम करना पसंद है लेकिन ऐसे नहीं। जो सुनकर वैशाली उसे कहती है वो बंसी साहू छोटी छोटी बच्चों के ऊपर बहुत बुरा कर रहा है, क्या हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए। जो सुनकर वो कहता है क्या वो हमारी बच्चियों के साथ गलत कर रहा है। ये सुनकर वैशाली को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है तुम्हारे जैसों की यही प्रॉब्लम है, जब तक बात अपने पर नहीं आती कुछ नहीं करते। और अरविंद तुम इंतजार करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो लेकिन हम नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। जो सुनकर अरविंद की बोलती बंद हो जाती है और अब अगले दिन से वैशाली अलग अलग चाइल्ड सेंटर पर जाकर पता करने लगती है क्या मुनव्वरपुर से कोई लड़की उनके पास आई है। और काफी जगह ट्राई करने के बाद उन्हें एक चाइल्ड सेंटर मिल जाता है जहाँ से मुनव्वरपुर से एक लड़की आई थी जिसका नाम सुधा होता है, लेकिन वो बहुत डरी होती है और इनके पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही होती। मगर जब वैशाली और भास्कर जी रिक्वेस्ट करते हैं उन मासूम लड़कियों का वास्ता देकर तो वो मान जाती है, लेकिन उसकी शर्त होती है उसका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि उसे डर होता है बंसी साहू उसे मार देगा। वैशाली उसकी ये शर्त मान जाती है तो वह उन्हें बताती है मेरे पापा मुझे खाना बनाने के लिए वहां पर ले गए थे और वहां पर सबसे पहले मेरी मुलाकात सोनू से हुई थी जो पूरे चाइल्ड सेंटर को चलाता था। और उसके बाद मेरी मुलाकात बेबी रानी से हुई जो दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जैसी दिख रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो मुझे लेकर बच्चों के पास ले गए जो बहुत बुरी हालत में एक ही कमरे में बैठे हुए थे। और जब मैं एक दिन खाना बना रही थी मेरे पास एक लड़की आई और उसने मुझे बताया ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से मैं भाग जाऊं। और कुछ कह पाती तभी वहाँ पर रानी बेबी आ गई और उसे मारकर वहाँ से भगा दिया और मुझे गंदी तरह छूने लगी। और उसी रात मैंने सोनू और एक आदमी को एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा, जिससे मैं बहुत डर गई। और जब ये बात मैंने रानी बेबी को बताने के लिए गई तो मैंने देखा वो भी उन मासूम लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी कर रही थी। और यहाँ तक कि CWC का ऑफिसर मिथिलेश भी एक लड़की के साथ अपनी हवस पूरी कर रहा था, जो देखकर मुझे उस लड़की की बातें याद आने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर रानी बेबी आ गई और वो मुझे देख पाती उसी लड़की ने मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और उसने मुझे बताया यहाँ की लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। और उसने अपने पैरों पर मुझे सिगरेट से दिए गए निशान भी बताया और उसने मुझसे कहा अगर तुम अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहती तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इतना सब भी देखकर मैं वहाँ पर ही रहने लगी और उस लड़की ने जैसे कहा था उन लोगों की गंदी नजर मेरे पर भी पड़ने लगी थी। और एक रात तो हाथ हो गई, वो सभी लड़कियों को जबरदस्ती नशा करा के उनके साथ बहुत बुरा करने लगे थे और मुझे भी गंदे हाथों से छूने लगे थे, जो देखकर मैं बहुत डर गई और फौरन अपना सामान बांधकर मैं भागकर वहां से यहाँ पर आ गई। ये सुनकर इन दोनों के पैरों तले जमीन सरक जाती है और भास्कर जी वैशाली से कहते हैं सुधा को हिम्मत करके उन सभी के बारे में सबको बताना था। जो सुनकर वैशाली उनसे कहती है ये उनकी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है, ऐसी मासूम बच्चों को गूंगा और बहरा बना देता है। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं बोल सकते तो हम बोल सकते हैं, हम पूरी दुनिया के सामने उनका पर्दा फाश करेंगे और उन बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे और सभी को जेल भेज देंगे। और अब हम अगले देखते हैं वैशाली के जीजा और उसके दीदी उनके घर आते हैं और वो वैशाली को समझाते हैं ये सब बंद कर दें क्योंकि वो जो कर रही है उसे करने के लिए पुलिस और कोर्ट है। जो सुनकर वो कहती है अच्छा ऐसा है, आप भी एक वकील है तो हमें आपकी जरूरत है सरकार के खिलाफ PRL दर्ज कराने के लिए, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। ये सुनकर उसके जीजाजी के तोते उड़ जाते हैं। जो देखकर वैशाली कहती है आप डरो मत, बहुत सारे वकील हैं, हम किसी न किसी को ढूंढ लेंगे जिसके पास हिम्मत हो। सुनो आकर बंसी साहू को बताता है कोई PRL डाला है सरकार के खिलाफ, क्या हमारे चाइल्ड सेंटर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जो सुनकर बंसी साहू के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन इस PRL पर किसी भी वकील का नाम नहीं होता, तो उन्हें लगता है ये काम अरविंद के जीजा ने किया है।
तो पहले वो इस पीआईएल को रद्द करने के लिए मंत्री रजनी सिंह के हस्बैंड के पास जाते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। फिर भी बंसी साहब उसे कहता है हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, मैं उस लड़की को मार दूंगा। जो सुनकर वो उसे गुस्से से कहता है उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। जो सुनकर बंसी साहब उसे कहता है याद रखना अगर कुछ होता है तो तुम भी पकड़े जाओगे। और वो यहाँ से जाकर सबसे पहले उन मासूम लड़कियों के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और उसके बाद सोनू को भेजकर अरविंद के जीजा के हाथ पैर तोड़ देता है। और ये बात जैसे ही वैशाली को पता चलती है तो फरोह उनसे मिलने जाती है, लेकिन उसकी दीदी उसे रोक लेती है और उससे कहती है पड़ गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, बंसी साहू का आदमी सोनू आकर मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिया है। ये सुनकर वह सीधे स्टेशन जाती है बंसी साहू और सोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले उसकी एफआईआर नहीं लिखते और उसे उल्टा कहते बंसी साहू एक भला आदमी है और यहाँ से वो उसे भगा देते हैं। यहाँ पर वो कर भी क्या सकती थी, तो वहाँ से सीधे वो हॉस्पिटल आती है और उसके जीजा से कहती है आप हमें पहले ही बता देते आप पीआईएल कर रहे हैं। जो सुनकर वो मना कर देता है क्योंकि उसने कोई पीआईएल नहीं करा था। ये सुनकर वैशाली हैरान होती है अगर जीजा ने पीआईएल नहीं करा तो आखिर किसने किया है, और इस बारे में वो जीजा से पूछती है तो उस पर भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें अब समझ में आया हम चुप क्यों रहते हैं, अब उन लोगों ने हाथ पर तोड़े हैं और एक दिन गला भी काट देंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उसे बहुत गुस्सा करते हैं जिससे वैशाली बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास अरविंद आता है और उसे संभालता है और उसे कहता है हम तुम्हारी मदद तो करना चाहते थे लेकिन क्या करें, हम पुरुष प्रधा के समाज में रहते हैं जहाँ पर पत्नी कुछ अच्छा करे और आप उनका सपोर्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो इसके लिए उससे माफी मांगता है और उसे वादा करता है वो हर जगह पर उसका सपोर्ट करेगा। जो सुनकर वैशाली को बहुत अच्छा लगता है और उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो अरविंद से कहती है जीजा की चोट का हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन उनकी चोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर वो दोनों मिलकर एक वीडियो शूट करते हैं और बताते हैं मुनव्वरपुर के चाइल्ड सेंटर से जुड़े सोशल ऑडिट को आए हुए बहुत समय हो गया लेकिन अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और यहाँ तक कि जिस वकील ने उनके ऊपर पीआईएल किया था बंसी साहू का आदमी सोनू उनके हाथ पैर तोड़ दिए। और जब इस बारे में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए गए तो पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया क्योंकि हो सकता है उन पर कोई दबाव हो, लेकिन हमारे पर कोई दबाव नहीं है। हम आज से हमारे चैनल पर एक स्पेशल रिपोर्ट चलाएंगे जिसका नाम होगा भक्षक, और इस रिपोर्ट के जरिए हम इस केस से जुड़ी सारी जानकारी लाएंगे जब तक उन मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता। और आगे हम लिखते हैं वैशाली को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता वो बहादुर इंसान कौन है जिसने सरकार के खिलाफ पीआईएल किया है। ये बात भास्कर जी को भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो उसे न्यूज़पेपर पर छपी एक लेडी एसपी ऑफिसर की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं मुनव्वरपुर के इतिहास में ये पहली लेडी एसपी ऑफिसर है और साथ ही में ये बहुत बहादुर और ईमानदार है, तो हमें इसकी मदद लेनी चाहिए। जो सुनकर वैशाली फौरन उस ऑफिसर से मिलने जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो ऑफिसर वैशाली को पहले से ही पहचानती है। दरअसल वो वैशाली की न्यूज देखती है और यहाँ पर उसकी बहुत तारीफ भी करती है पूरी दुनिया के सामने सच्ची न्यूज पेश करने के लिए। ये सुनकर वैशाली को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर वो ऑफिसर को वो सोशल ऑडिट रिपोर्ट दिखाती है और मुनव्वरपुर के चाइल्ड सेंटर पर एक्शन लेने को कहती है। ये सुनकर वो ऑफिसर कहती है ये इतना आसान नहीं है, मैं पहले अपने ऊपर वालों से बात करूंगी फिर 100% उस पर एक्शन लूंगी। और उसे कहती है जिसने तुम्हारे जीजा को पीटा था मैंने उसे पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है। और इधर हम देखते हैं दो ऑफिसर सोनू को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बंसी साहू आकर उन्हें डराकर वहाँ से भगा देता है। और इधर वो लेडी ऑफिसर अपने ऊपर वाले ऑफिसर से बात करती है, लेकिन वो उसे कहते हैं आप काफी अच्छा काम कर रही हो लेकिन उतना रिस्क लेना जरूरी नहीं है। मतलब वो हायर ऑफिसर भी उसे मना कर देते हैं। और ये बात वो बुलाकर वैशाली को बताती है और उसे कहती है वैशाली जो तुम रिपोर्ट दिखा रही हो वो ऑफिशियली नहीं है, जिसकी वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और हम उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्हें पकड़ भी लिए, मगर वो कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और इस रिपोर्ट को आए हुए भी 2 महीने हो गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। इसका मतलब उसके पीछे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। ये सुनकर वैशाली उससे कहती है मैडम आप ऐसा कहकर मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो वो कहती है हाँ, लेकिन तुम रास्ता निकाल सकती हो और तुम्हें उन मासूम लड़कियों को बचाने के लिए रास्ता निकालना ही होगा। और आगे हम देखते हैं वैशाली अब रेगुलर बंसी साहू और सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने लगती है। और एक दिन फिर से गुप्ता जी इनके पास आते हैं और इन्हें बताते हैं एक ईमानदार ऑफिसर को 3 दिन पहले कोई स्कॉलरशिप हड़पने वाला ग्रुप मार दिया है, लेकिन अभी भी वो कातिल पकड़े नहीं गए। जो सुनकर वो कहती है इसका क्या मतलब है? तो गुप्ता जी कहते हैं तुम इसका फायदा उठा सकती हो, तुम इसे घुमाकर पेश करो जिससे तुम्हें बंसी साहू के केस में आसानी होगी। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है सरकार के खिलाफ पीआईएल करने वाला कोई और नहीं वो गुप्ता जी है। वो उस न्यूज को मुनव्वरपुर गर्ल सेंटर से जोड़ देती है
जैसे वो कहती है, मुनव्वरपुर गर्ल सेंटर में क्या हो रहा था उस आदमी को पता था और वो सबको एक्सपोज करने वाला था, इसलिए ही उसे मार दिया गया है और इसी वजह से अभी तक उसके कातिल भी पकड़े नहीं गए। लेकिन हमें इस केस की छानबीन करने के बाद पता चला है उनमें कौन कौन थे और वो एक कोरा कागज दिखाकर कहती है इसमें सबके नाम हैं। ये न्यूज टीवी पर आते ही तहलका मच जाता है और सारे मुजरिम हल जाते हैं। यहाँ तक कि मंत्री रजनी को मुख्यमंत्री कॉल करके ऑर्डर देते हैं उस केस में कौन कौन है सबके ऊपर एफआईआर किया जाए और ये बात वो ऑफिसर लेडी वैशाली को कॉल करके बताती है, जिससे वैशाली बहुत खुश होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, उस चाइल्ड सेंटर पर रेड होगी और उन लड़कियों को CWC ले जाया जाएगा। वहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उनसे पूछताछ होगी और कुछ निकलता है तो कार्रवाई होगी। ये सुनकर वैशाली हैरान होती है क्योंकि मिथिलेश गलत रिपोर्ट पेश करके उसके साथियों को बचा लेगा। लेकिन वो ऑफिसर उसे कहती है, अगर तुम मुझे ठोस सबूत ला कर दोगी तो मैं खुद जाकर उन्हें पकड़कर अंदर डाल दूंगी। जो सुनकर वैशाली सीधे मधु के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है उनके खिलाफ बयान देने के लिए, मगर मधु अभी भी बहुत डरी हुई होती है तो वो मना कर देती है। तो वैशाली उसे कहती है, वो बच्चियां तुम्हारी मदद की, इसी वजह से तुम वहाँ से भाग चली गई, अगर नहीं करती तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। और वो बच्चियां जैसे तुम्हें बचाई थी अब तुम उन्हें बचा सकती हो। और उससे कहती है, सुधा तुम आज हिम्मत नहीं करोगी तो और कई लड़कियां उनका शिकार बनेगी और कई लड़कियां मारी जाएगी, और अगर तुम आज हिम्मत करती हो तो तुम लड़कियों को बचा पाओगी, उन्हें क्या तुम और भी लड़कियों को बचा सकती हो जो आगे जाकर उनका शिकार बनेंगे। जो सुनकर सुधा में भी हिम्मत आ जाती है तो वो मान जाती है और उन सबके खिलाफ बयान देती है और वहाँ की सारी कहानी उन्हें बताती है, जिसे रिकॉर्ड करके वैशाली अपने न्यूज चैनल पर अपलोड करती है और ये न्यूज आंधी की तरफ फैल जाती है और आखिरकार पुलिस और सरकार पर इसका दबाव आ जाता है। तो पुलिस जाकर वहाँ पर रेड मारती है और वहाँ की सारी बच्चियों को बचा लेती है और उन सारी मुजरिमों को भी पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात होती है, जब उन बच्चियों के साथ गलत हो रहा था तो इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वैशाली थी। लेकिन आज TRP के लिए सारे न्यूज चैनल वाले यहाँ पर आ जाते हैं और इस न्यूज को कवर करते हैं और यहाँ तक कि मंत्री रजनी भी उन सारे मुजरिमों को पकड़ने का क्रेडिट अपने ऊपर लेती है। और आखिर में हम देखते हैं वैशाली अपने न्यूज चैनल के जरिए हमसे कहती है, क्या फर्क पड़ता है, आज मुनव्वरपुर में हुआ है कल कहीं और होगा और पॉलिटिशियन हमेशा इसका फायदा उठाएंगे और कुछ लोगों को संवेदना जब होगी तब किसी अपने के साथ बुरा होगा। इन बच्चियों की खबर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपेगी और ये भी हो सकता है कोई स्टार वाला इनकी ये भी जगह छीन ले और मीडिया आपको वो दिखाएगी जिससे वो TRP बटोर सके। सूट बूट पहनकर एंकर दिखाएंगे लेकिन उसका सच पता नहीं। आपके जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो इन खबरों से भी जरूरी है। क्या है ना, टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसे बच्चों की बलात्कार की कहानी सुनने से अच्छा हम अपने कान ढक ले। ठीक सोचते हो आप, कान ढक लीजिए, क्योंकि सुनोगे तो अंदर की संवेदना जाग जाएगी। उसे मत जागने दीजिए, अब जैसे है वहां पर ही पड़े रहे। अब वही सुने जो मजेदार हो और आपको मजा देता हो और ऐसे ही टीवी न्यूज चैनल वालों की TRP बढ़ाओ। मुनव्वरपुर में जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है वो अनाथ थी और वो इतनी छोटी थी, उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन हम तो किस्मत वाले, हमारे पास माँ है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन उन बच्चों की किस्मत देखिए, उन्होंने अपनी माँ की शक्ल कभी देखी ही नहीं होगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो आपके अंदर की संवेदना जाग जाएगी, इसलिए वो सोई है उसे वैसे ही सोने दीजिए। लेकिन मैं जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, अगर आपका मन कर रहा है तो सोचिए, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या आप सभी लोग दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं? क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं?